हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो हमारा नॉर्मल लेक्चर पे है, यानी कि हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इससे पहले वाले चैप्टर में यानी कि टॉपिक जो हमारा था, इससे पहला जो लेक्चर 8वां लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ चुके थे, यानी कि लाइट का रिफ्रैक्शन। वो रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होता है, रिफ्रैक्शन के बहुत से एग्जाम्पल पढ़े थे। यानी कि रिफ्रैक्शन में हम लोग देखे थे कि ग्लास के अंदर रखा हुआ जो लेमन नींबू होता है उसका साइज बड़ा दिखना, रेनबो का फॉर्मेशन होना, प्रिज्म से किस प्रकार से जो लाइट रे पास होता है तो डेविएट होता है। ये सारे एग्जाम्पल हम लोग 8वें लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और उस लेक्चर में ये भी पढ़े थे हम लोग आगे कि ये जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्यों होता है, तो ड्यू टू लाइट के स्पीड में कमी होने की वजह से, या डिफरेंस होने की वजह से, किसी माध्यम में ज्यादा हो जाने की वजह से, किसी माध्यम में कम हो जाने की वजह से। रेयर से डेंसर में जाता है तो वो नॉर्मल के नजदीक बेंड होता है, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है। उसके बाद साइन आई और साइन आर का जो रेशियो था उसको भी पढ़े। उस रेशियो को किसने दिया उसका भी नाम जाने, यानी कि स्नेल्स ने दिया था, और वो स्नेल्स का भी लॉ कहलाया, यानी कि वो हमारा रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ था। और रिफ्रैक्शन का पहला लॉ भी हम लोग पढ़े, जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है वो एक ही इंसिडेंट पॉइंट पर लाई करता है इंटरफेस के। उसके बाद हम लोग इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़े, यानी कि अपवर्तनांक को, या अपवर्तनांक क्या होता है। उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो दो माध्यम के बीच में कंपेयर करके पढ़े, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक तो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो होता है, और एक होता है वेलोसिटी, लाइट का जो वेलोसिटी होता है डिफरेंट माध्यम में। यानी कि अगर दो माध्यम लिए, एक एयर और एक ग्लास लिए, वो दोनों माध्यम का जो रेशियो होता है उसके संदर्भ में भी उस टर्म को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये दोनों से भी एक रिलेशन बनाए थे हम लोग, साइन आई बाय साइन आर का रिलेशन, जो V1 बाय V2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से इसको डिनोट किया। तो ये हमारा 8वां लेक्चर में था। तो जिस किसी को भी इसमें दिक्कत है तो वो 8वें लेक्चर को अच्छे से देख लें, ठीक है। अगर एक बार देखने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाया तो उसको दोबारा देख लें, और अगर जो नहीं देखे हैं तो एट फर्स्ट वो 8वें लेक्चर को देखें, उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले लेंस को। इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं मिरर, किस प्रकार से मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट करके इमेज फॉर्मेशन करता है, या कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस से गुजरता है, फोकस से होकर आता है पैरेलल को। ये सारे टर्म को हम लोग मिरर में पढ़ चुके हैं, गोलीय दर्पण में। तो अब हम लोग लेंस को पढ़ने वाले हैं। तो सेम उसी प्रकार जिस प्रकार से मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, उसी प्रकार से लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन के टर्म को दर्शाएगा, अपवर्तन के टर्म को दर्शाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम लोग लेंस के टाइप पढ़ने वाले हैं। जो दो प्रकार के लेंस है मुख्य रूप से, वो दो लेंस से किस प्रकार से जो रे डायग्राम बनता है, फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन होता है, वो सब अभी इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और इस टॉपिक का जो हमारा पॉइंट है वो है लेंस, यानी कि लेंस होता क्या है। तो जैसे डिफिनेशन यहाँ बोर्ड पे लिखे गए कि लेंस होता क्या है। तो डिफिनेशन में है लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो, या तो एक तल या दोनों ही तल क्या हो उसका गोलीय हो, तो वो हमारा क्या होता है, लेंस होता है। जैसे कि इस टर्म को हम समझ सकते हैं फिगर से, क्या गया दो तल, यानी कि अगर हम इस प्रकार से एक तल ये ले लिए और दूसरा तल ये ले लिए, तो ये दो तल से जो बना इस चीज को हम लेंस कहते हैं। अब वो दोनों तल या तो गोलीय, कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि जो दो तल है वो उसमें से एक गोलीय होगा, एक का गोलीय होना अनिवार्य है, एक हमेशा गोलीय होगा, और एक जो है वो गोलीय भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसी आधार पर एक जो साइड उसका अलग अलग होने की वजह से लेंस का भी टाइप बढ़ जाता है। लगभग 6 टाइप्स के लेंस पड़ते हैं कि एक साइड वाला जब उसका सरफेस जो होता है वो अलग अलग टाइप का हो जाता है, गोलीय ना होकर, तो लेंस के भी प्रकार हो जाते हैं कई प्रकार के। तो सिंपल सा परिभाषा क्या लिखा हुआ कि दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी यानी कि जिससे लाइट आर पार हो सके। उसको सबसे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो पदार्थ जिससे क्या हो, कोई भी प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, वो हमारा क्या है, पारदर्शी। तो यहाँ पर जो दो माध्यम लेंगे वो पारदर्शी होना चाहिए जिससे लाइट आर पार हो सके। तो जब दोनों ही माध्यम, यानी कि जब दो तल लिया गया, अगर दोनों तल गोलीय हो गया इस प्रकार से, तो उस लेंस का नाम उत्तल लेंस वैसे पड़ता है। तो ये जो टाइप है, उसके बाद इस प्रकार का जो
गोली अंदर की ओर जो धंसा हुआ आ गया वो लेंस, यानी कि दोनों सतह उसका अंदर की ओर धंसा हुआ, तो उससे जो लेंस बना ये लेंस अवतल लेंस कहलाता है। तो खैर अभी हम लेंस के टाइप को पढ़ने वाले हैं, इसमें आसानी से समझ जाएंगे लेंस के टाइप को, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब लेंस का जो सरफेस होता है डिफरेंट होता है तो डिफरेंट डिफरेंट नाम आता है। तो फिलहाल लेंस का परिभाषा क्लियर हो गया कि लेंस हम किसको कह सकते हैं कि वो पारदर्शी पदार्थ यानी कि जिसमें दो सतह होंगे और उसमें से कम एक सतह गोलीय, दो सतह है तो भी चलेगा लेकिन कम से कम एक सतह गोलीय होना अनिवार्य, उसको लेंस कहते हैं। अब ये लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए। कौन सा दो प्रकार? एक हो गया हमारा अभिसारी लेंस और एक हो गया अपसारी लेंस, यानी कि इंग्लिश में अभिसारी लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस और अपसारी लेंस को कहते हैं डायवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस और डायवर्जिंग लेंस जो है वो नाम से ही स्पष्ट है। कन्वर्ज वर्ड का मतलब जो हर चीज को एक पॉइंट पर लाके मिलाता हूँ, कन्वर्ज करता हूँ। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बीम ऑफ लाइट आ रहा है, इसमें हम उत्तल लेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। अभिसारी लेंस में हम किसका एग्जांपल ले लेते हैं? उत्तल लेंस का, कि जब इसमें बहुत सारे रे आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो जब लेंस से गुजरेगा तो वो सारा रे क्या होगा? एक पॉइंट पर आकर मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। इसी वजह से इस प्रॉपर्टी के ही वजह से इस लेंस का नाम अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग लेंस रखा गया। अब अपसारी लेंस क्या होता है कि जो क्या करता है कि एक ही स्रोत से आने वाले लाइट को, बीम ऑफ लाइट को, उसमें से जो रे होते हैं उसको डाइवर्स कर देता है, अलग अलग रास्ते में बिखेर देता है। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल अवतल लेंस का ले लेते हैं। अवतल लेंस, इसमें जो रे आ रहा है वो सारे रे को क्या करता है? वो एक पॉइंट पर नहीं मिलाता, बल्कि इसको ये लेंस में आने के बाद वो डाइवर्ज हो जाता है, वो सब एक दूसरे से दूर चला जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ये जो भी रे आ रहा है वो डाइवर्ज हो जा रहा है, एक दूसरे से दूर भाग जा रहा है, इसलिए इसको अपसारी लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस और इसको अभिसारी लेंस। अब ये अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस दोनों ही तीन प्रकार के होते हैं, दोनों ही तीन प्रकार के होते हैं। अपसारी लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं और अभिसारी भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके 3 प्रकार क्यों हो रहे हैं? तो अभी सबसे पहले ही हम पॉइंट में बात कर लिए थे, उसके सतह के वजह से। उसके सतह में यानी कि जो साइड है, दो साइड लेंस में जो दो साइड आते हैं उसमें से दोनों साइड स्क्वायर है, गोला है, या एक साइड स्क्वायर है, इस वजह से क्या होता है? उसका टाइप हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। अभिसारी लेंस को सबसे पहले समझ लेते हैं अपसारी लेंस में। तो अभिसारी लेंस में देखते हैं कि सबसे पहला जो टाइप है वो टाइप का नाम क्या है? अवतलो उत्तल। इसको इंग्लिश में कहा गया कनकेवो कन्वेक्स, या दो नाम आ रहा है, कनकेव कन्वेक्स दोनों आ रहा है, यानी कि इस लेंस में दोनों ही प्रेजेंट है। कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिलकर आपस में एक कॉमन लेंस बना रहा है जिसको कनकेवो कन्वेक्स कहते हैं, यानी कि अवतलो उत्तल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो अंदर की ओर धंसा हुआ कर्व हिस्सा वो हमारा क्या है? कैव है, यानी कि कनकेव पढ़ा चुके हैं, अवतल है ये। और बाद वाला जो टर्म है वो क्या हमारा? उत्तल है। तो एक अवतल, एक सरफेस क्या है उसका? अवतल वाला है, और एक सरफेस, क्योंकि दो सरफेस है, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, इसमें एक अवतल है और एक उत्तल है, जो दोनों आपस में मिल गए तो क्या कहलाया? अवतलो उत्तल, यानी कि कनकेवो कन्वेक्स। तो हम देख लिए किस प्रकार से दो अलग अलग साइड, अलग अलग टाइप के स्क्वायर होने की वजह से क्या हो गया? वो एक नया नाम ले लिया, कनकेवो कन्वेक्स। दूसरा टाइप अभिसारी लेंस का क्या है? समतलो उत्तल, दो नाम मिलकर, यानी कि समतल और उत्तल। यानी कि इसको अगर हम संधि विच्छेद करें, शब्द विच्छेद करें, तो ये क्या होगा? अवतल जो उत्तल, इसमें विभक्त होगा, इसमें टूटेगा, ये किस में? अवतल और उत्तल वर्ड में टूट जाएगा, और ये दोनों मिलकर एक साथ अवतलोत्तल बनेंगे। उसके बाद समतलोत्तल, यानी कि दूसरा जो टाइप हम देख रहे थे समतलोत्तल का, तो समतलोत्तल में क्या है? यानी कि यहाँ दो नाम आ रहा, प्लेनो कन्वेक्स, यानी कि प्लेन और कन्वेक्स, यानी कि उसका एक साइड प्लेन है और एक साइड क्या है? कन्वेक्स है, यानी कि एक समतल, जिसकी यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो साइड है, ये जो सरफेस जो दिख रहा है यहाँ पर, ये साइड हमारा क्या है? प्लेन है, समतल है, और ये साइड हमारा क्या है? उत्तल है। तो एक साइड उत्तल और एक साइड समतल होने की वजह से कॉमनली इसको क्या कहा गया?
समतलोत्तल। अगर इसको तोड़ा जाए तो क्या होगा, समतल और जो उत्तल, ये दो नाम से निकल कर आएगा, एक समतल और एक उत्तल, जो कॉमनली क्या बनता है, समतलोत्तल, यानी कि प्लेनो कन्वेक्स। क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे टाइप पर चलते हैं, और तीसरा टाइप क्या है, जिसमें दोनों ही साइड, दोनों ही जो पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ, वो दोनों ही स्फीयर है, और दोनों ही क्या है, उत्तल है। ये भी उत्तल है, बाहर की ओर उभरा हुआ, और ये भी बाहर की ओर उभरा हुआ, यानी कि ये भी बाहर उभरा और वो भी बाहर उभरा, दोनों बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो जिस वजह से ये क्या कहलाएगा, द्वि, यानी कि दोनों ही उत्तल है, तो द्वि उत्तल। इसको बाइकन्वेक्स कहा गया, या हम इसको कह सकते हैं डबल कन्वेक्स, ठीक है। तो दोनों ही नाम, डबल मीन्स भी दो, बाई मीन्स भी दो। तो बाइकन्वेक्स क्या है या डबल कन्वेक्स क्या है, हिंदी में द्वि उत्तल। तो ये हमारा टाइप हो गया अभिसारी लेंस का। अभिसारी लेंस तीन प्रकार के हो गए, कौन कौन सा, अवतलोत्तल, समतलोत्तल, द्वि उत्तल। अब क्यों टाइप हो रहा है वो भी हमको समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसके जो दो साइड होते हैं वो अलग अलग होने की वजह से, लेकिन एक सब में हम देख सकते हैं जो बात की कि एक कम से कम गोलीय होगा, एस्पेरिकल होगा। तो हर एक लेंस में हम देख सकते हैं एक साइड उसका गोलीय जरूर है, इसमें भी एक साइड गोलीय है, इसमें दोनों है तो बहुत बेहतर है, लेकिन एक तो सब में होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपसारी लेंस पर, डायवर्जिंग लेंस पर। तो डायवर्जिंग लेंस क्या होता है, बात कर चुके हैं कि जो डायवर्ज करता है, इसमें जितने भी लेंस आएंगे सबके अंदर वही प्रॉपर्टी होगा डायवर्ज करने का, और इसके अंदर जितने भी लेंस आ रहे हैं वो सब कन्वर्ज करने का, यानी कि जितना भी रे, इससे जो भी रे गुजरेगा, ये जो भी रे जाएगा, ये भी सबको क्या करेगा, एक ही पॉइंट पर मिलाएगा। इसमें जिस लेंस से भी गुजरेगा वो सब क्या करेगा, एक ही पॉइंट पर मिलाएगा, सबको एक ही पॉइंट पर लाके कन्वर्ज करेगा, सबको एक ही पॉइंट पर मिला है, और ये क्या करेगा, सबको दूर भेजेगा, हटा देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो अपसारी लेंस भी तीन प्रकार के से, उसी प्रकार से दो अलग अलग सतह, दो अलग अलग टाइप के होने की वजह से ये भी तीन प्रकार के हो गए। जैसे कि इसको देख सकते उत्तल अवतल, यानी कि इसमें उत्तल और अवतल दोनों, यानी कि कन्वेक्स और कनकेव। ये हिस्सा कन्वेक्स वाला जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये वाला बाहर की ओर उभरा हुआ हिस्सा ये कन्वेक्स है, और ये क्या है, कनकेव, इसलिए इसका नाम हो गया कन्वेक्सो। ये कन्वेक्स वाला हिस्सा है और ये कनकेव, तो कन्वेक्सो कनकेव यहाँ पर नाम आ गया। अगर इसको हिंदी में भी तोड़ेंगे तो उत्तल अवतल, क्या बन जाएगा, उत्तल जो अवतल। तो उत्तल अवतल मिलकर क्या बन गया, ऐसा उत्तल अवतल। हम दूसरा देख सकते हैं, दूसरा हमारा क्या है, समतल अवतल। इसमें भी दो नाम आ गया, एक प्लेन एक कनकेव। तो ये वाला जो हिस्सा, ये साइड देखते हैं वो क्या हमारा प्लेन वाला साइड है, और ये वाला कैप वाला अंदर की ओर जो धसा हुआ वो कैप। तो समतल, यानी कि यहाँ पर अगर इसको तोड़ा जाए तो ये बनेगा समतल और अवतल, ये दो नाम मिलकर एक साथ क्या कहला रहा, समतलोत्तल कहला रहा। उसके बाद इसका तीसरा टाइप देख लेते हैं। तो तीसरा टाइप क्या हमारा, द्वि अवतल, बाई कन्वेक्स। क्यों, क्योंकि इसका ये हिस्सा भी कनकेव है, अंदर की ओर धसा हुआ इस तरह से, और ये भी हिस्सा अंदर की ओर धसा हुआ, तो दोनों हिस्सा अंदर की ओर धसा, इधर से दोनों तरफ से धसा हुआ। तो इसीलिए ये क्या कहलाया, द्वि अवतल कहलाया, यानी कि बाई कन्वेक्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं डबल कन्वेक्स, ठीक है। बाई भी कह सकते हैं और डबल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो लेंस का जो 6 टाइप था वो समझ गया। और मुख्य रूप से दो प्रकार आ रहा था, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। अभिसारी में ये 3 टाइप आ गए और अपसारी में 3 टाइप आ गए। इसका क्या प्रॉपर्टी है कि जो भी रे आएंगे, ये तीनों लेंस का एक ही काम है, उसको डाइवर्ट कर देगा, एक दूसरे से दूर भगा देगा। इसमें जो भी रे आएगा उसको क्या करेगा, वो दूर भगा देगा, एक दूसरे से दूर कर देगा, एक पॉइंट पे मिलने नहीं देगा। तो ये डाइवर्जिंग वाले का प्रॉपर्टी है और ये कन्वर्जिंग। अब इस तीनों टाइप में से हम तीनों टाइप को नहीं पढ़ेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, प्योरेस्ट फॉर्म को लेंगे। प्योरेस्ट फॉर्म यानी कि एक लेंस का हम क्या कर लेंगे, दोनों हिस्सा कन्वेक्स वाला ले लेंगे, और एक लेंस का क्या करेंगे, दोनों हिस्सा, दोनों जो साइड है वो कनकेव वाला लेंगे। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है हमको, अभिसारी और अपसारी में। तो अभिसारी में हमको वो तीसरा नंबर वाला जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म हो गया लेंस का अभिसारी वाले का। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों हिस्सा क्या आ रहा है, कन्वेक्स वाला, और अपसारी में क्या है, ये दोनों हिस्सा कनकेव वाला, ये भी तीसरा। तो अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं लेंस, स्पेशली लेंस का जो लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन देखने वाला है, लेंस से जो रिफ्रैक्शन होता है और उसके बाद जो इमेज बनता है,
उस पॉइंट को हम देखने जा रहे हैं। ये तीसरा वाला जो टर्म आ रहा है प्योरिस्ट अभिसारी वाला और प्योरिस्ट अपसारी वाला। तो इसको अब द्वि अवतल को कॉमनली अब हम क्या करेंगे, द्वि अवतल नहीं बोलेंगे। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसी द्वि अवतल को हम कॉमनली एक ही नाम सिर्फ अवतल नाम से जानेंगे, यानी कि कनकेव। किस नाम से जानेंगे? कनकेव नाम से जानेंगे। और इसको द्वि उत्तल न कहकर क्या कहने वाले हैं? उत्तल कहने वाले हैं, यानी कि कन्वेक्स। तो क्लियरली समझ में आ गया। अब आगे हम जब बात करेंगे सिर्फ कन्वेक्स बोलेंगे तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम बाई कन्वेक्स का बात कर रहे हैं, और जब हम सिर्फ कनकेव बोलेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसका बात कर, बाई कनकेव का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट को इरेज करके। अब जो लेंस है, लेंस के कुछ टर्म को समझ लेते हैं। लेंस में जो कुछ पद जो इस्तेमाल होते हैं, जो नाम आते हैं, जैसे कि प्रकाशीय केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कहाँ पर डिनोट करते हैं इसको और कौन से सिंबल से, वो सबको अभी हम आगे देखते हैं। जो भी टर्म लिखा गया है बोर्ड पे सबको नोट करके नोट्स बनाना है बढ़िया सा, ताकि बाद में सेल्फ स्टडी करने में आसानी हो। तो अब हम देखते हैं, बात कर लेते हैं पहले उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस यानी कि हम किसका बात कर रहे हैं आप? द्वि उत्तल। अब जिसको सिर्फ हम उत्तल लेंस कहने वाले हैं, यानी कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों बात करेंगे। तो पहले हम कन्वेक्स वाले को देख लेते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस में ही प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं तो अवतल में भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम ये लेंस लिए थे, पॉइंट ये था, दिखने में दिक्कत है तो यहाँ बनाते हैं, लाइट की वजह से वहां दिक्कत हो रहा है दिखने में। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तल लेंस। इसका डायग्राम इससे पहले हम दिखा चुके हैं। तो ये उत्तल लेंस का डायग्राम है। इसमें कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है? जिसमें एक हम प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं जो इसके सेंटर से गुजर रहा है। तो ये जो सेंटर यहाँ पर आ रहा है, इस सेंटर को कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि लेंस का, जैसे कि मिरर का जो सेंटर आता था उसको हम लोग, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला जो सेंटर होता था जिसको पोल कहते थे, केंद्र, और लेंस में हम उसी केंद्र को क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। प्रकाशीय केंद्र कहें या ऑप्टिकल सेंटर को, यानी कि प्रकाशीय केंद्र कह सकते हैं हम, तो प्रकाशीय केंद्र कह सकते हैं उसको, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद दूसरा जो टर्म, जैसे कि अगर हम बात करें उसको स्फेयर बनाकर, जैसे कि दर्पण में हम लोग देखें कि दर्पण क्या है, जो स्फेरिकल गोली दर्पण पड़े वो क्या है? एक स्फेयर का भाग। ठीक उसी प्रकार ये लेंस का एक हिस्सा जो ले रहे हैं वो भी एक स्फेयर का भाग। अगर हम इस हिस्से को इस तरह से कंप्लीट करें तो ये एक स्फेयर ही बनेगा, ये वाला हिस्सा एक स्फेयर बनाएगा। तो इस स्फेयर का ये तो सेंटर होगा ना। अगर ये हम उसको कंप्लीट स्फेयर बनाए तो क्या होगा? स्फेयर का सेंटर होगा। और जैसे कि दर्पण में जो स्फेयर का सेंटर था वो दर्पण का सेंटर कहलाता था, केंद्र कहलाता था। तो अगर हम इसको बनाए, पूरा कंप्लीट स्फेयर बनाते हैं, इमेजिनेशन इमेज करते हैं, रियल में ऐसा तो नहीं बनाना हमको, ठीक है, समझाने के लिए स्फेयर कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्फेयर का जो सेंटर होगा हमारा, मान लेते हैं यहाँ सेंटर, वो दर्पण का सेंटर कहलाता था। तो ठीक उसी प्रकार ये जो सेंटर है हमारा लेंस का सेंटर, इस साइड का जो लेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो सरफेस आ रहा है, ये सरफेस है, ये सरफेस आ रहा है। तो इस सरफेस का अगर हम बात करेंगे सेंटर, तो ये हमारा सेंटर हो गया, इसका मध्य वाला हिस्सा ये फोकस। अब अगर बात करें इसको, ये पार्ट्स को, तो ये भी किसी न किसी स्फीयर का तो भाग है, तो इसको भी कंप्लीट बनाते हैं तो ये भी किसी न किसी स्फीयर का भाग बनता है। उस स्फीयर का भी क्या होगा? एक सेंटर होगा, और सेंटर और पोल के बीच का जो हिस्सा होता है वो फोकस होता है। तो टर्म समझ में आ रहा है कि हम ले कहाँ से रहे, क्योंकि ये जो हिस्सा, ये जो भाग है वो एक स्फीयर का भाग है, तो स्फीयर का सेंटर होता है, तो इसलिए इसका भी ये सेंटर होगा। और ये भी हिस्सा क्या है? ये भी एक स्फीयर का भाग है,
तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो इसका सेंटर। तो इस टर्म को अब हम क्लियर करते हैं, समझाने के लिए था ये। अब हम देखते हैं स्पेशली इस टर्म को और क्या कहते हैं हम लोग। सेंटर तो क्या दिए मिरर में, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते थे, वक्रता केंद्र। यानी कि जब दर्पण का बात था तो इसको हम क्या कहते थे, इस पॉइंट को कहते थे वक्रता केंद्र कहते थे, और इसको क्या कहते थे, फोकस। तो ठीक उसी प्रकार फोकस, तो यहाँ पे भी फोकस रहेगा। ये जो एफ है हमारा, ये यहाँ पर भी क्या होगा, ये फोकस ही रहेगा। अब फोकस यहाँ दोनों साइड आ रहा है क्योंकि ये पारदर्शी है। लाइट आर पार, दर्पण में तो पारदर्शी नहीं था, एक साइड क्या था उसका कलर किया हुआ था और एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, तो जो भी रे आता था टकरा के आगे ही मुड़ जाता था, तो पीछे कोई टर्न नहीं आता था। लेकिन ये पारदर्शी है तो फोकस इधर भी और इधर भी। तो जब दो फोकस आ रहा है तो कभी जब हम रे डायग्राम खींचेंगे या रे डायग्राम शो करेंगे तो दिक्कत होगी कि किस फोकस से गुजर रहा है, किस फोकस से नहीं गुजर रहा। इस वजह से डिफरेंस रखने के लिए इसमें 1, इसमें 2 लगा दिया। ये फोकस 1, ये फोकस 2, लेफ्ट साइड वाले को फोकस 1 और राइट साइड वाले को फोकस 2। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो हम मिरर में सी लिखते थे, इसमें हम सी ना लिखकर यहाँ पर हम क्या करेंगे 2f1 कर दें, क्योंकि ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपस में बराबर। अगर यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, अगर मान लो f है और 1 वाले के लिए ले रहे हैं तो f1 लेंगे, तो ये भी क्या होगा f1 होगा, तो जुड़ के ये दोनों क्या बन जाएगा आपस में 2f1। तो इस पॉइंट को हम कॉमनली सी को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2f1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर f1 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी f1, तो f1 मिलकर क्या बनेगा 2f1। तो सिंपली हम c को क्या कर सकते हैं, जब हम नोट करेंगे तो c को 2f1 भी लिख सकते हैं। और 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि f1 साइड वाला c का बात कर रहे हैं। अगर हम f2 साइड वाला यानी कि फोकस दूसरे फोकस की तरफ का सेंटर कर्वेचर का बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को f, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी f2 के बराबर होता है। अब अंतर रखने की इस साइड वाला जो भी फोकस होगा वो 2 लगाएंगे, तो f2 जो f2 बन के क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 2f2। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। यानी कि c को हम लोग 2f2 यानी कि इस साइड वाला यानी कि इसको c2, इसको c1 कर लेते हैं। तो c2 को हम 2f2 भी लिख सकते हैं और c1 को 2f1 भी, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है कि जो सेंटर होगा लेंस का उसको 2f1 और इस साइड वाले c2 को 2f2 लिख सकते हैं। तो 2 टर्म समझ में, 3 टर्म समझ में आ गया। एक तो ये जो सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर को O से नोट करते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है उसको कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। तो इसमें जो भी टर्म हम लेंगे वो सब ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे। तो लेंस में जो टर्म आने वाले हैं वो सारे टर्म को समझ में आ गए, तो ज्यादा कुछ खास टर्म, सारा जो लगभग टर्म है वो मिरर के जैसा ही है। तो डुअल फोकस और डुअल सेंटर आया तो इसलिए इसको हम बात कर लिए, यहाँ पे जो समझ में आ गया। अब इस टर्म को हम हटा के अब चलते हैं उत्तल लेंस के द्वारा। अब ये चीज सेम अवतल लेंस में भी हो जाएगा, ये उत्तल में हो गया, सेम चीज हम अवतल लेंस में देख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार अवतल लेंस में भी ये सारा चीज हो जाएगा। तो ये हमारा O ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर हमारा f2, यहाँ पर c2 जिसको हम 2f1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारा f1 और यहाँ पर c1 जिसको 2f1 लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ f2 f1। तो सेम चीज है, बस फर्क इतना है कि वो उत्तल दर्पण था इससे पहले वाले जो बताए, और ये हमारा क्या है अवतल, सॉरी दर्पण नहीं लेंस, इससे पहले वाला उत्तल लेंस था, ये अवतल लेंस है। अब ये दोनों से ही हम क्या देखने वाले, रे डायग्राम, कि किस प्रकार से जो रे है इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तब कहाँ जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, या फोकस से जब गुजरेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का देखते हैं, फिर अवतल का देखते हैं। तो उत्तल लेंस में 3 कंडीशन और अवतल लेंस में भी 3 कंडीशन। तो उत्तल लेंस का 3 कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जब कोई रे, इसको लिख नहीं रहे हम बोल देते हैं, ठीक है।
इसमें क्या है, जब किसी उत्तल लेंस से, मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर बीच में नहीं है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, ये F2, और हम जब इसको बनाएंगे तो स्केल से बनाए तो बेटर होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे माप के बनाएंगे तो जो रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन दिखाना होता है वो टेढ़ा मेढ़ा या गलत जगह नहीं बनता है, सही बनेगा और एग्जैक्ट लोकेशन पे बनेगा। तो ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस। इस लेंस में हम क्या देखने वाले हैं, किरण आरेख, जो टर्म अभी पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं, किरण आरेख, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख के रूल, किस प्रकार से किरण आरेख को खींचा जाता है। तो सबसे पहला रूल कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बताना भूल गए इससे पहले, बता देते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन, क्योंकि इसको इससे पहले दर्पण में बात कर चुके हैं इसलिए इतना गौर नहीं के इस पॉइंट पे। ये हमारा क्या प्रिंसिपल फोकस है, तो इसी का बात करें कि जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस के समांतर आएगा तो लेंस में क्या होगा, वो अपने रास्ते से डेविएट होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो रे इस फोकस से गुजर जाएगा, यहाँ जो फोकस है वो उससे होकर पार हो जाएगा। तो ये पहला रूल है, ठीक है, क्योंकि ये जो मुड़ेगा, डेविएट करेगा, वो ठीक ऑप्टिकल सेंटर के पास से मुड़ जाएगा, जहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है हमारा उसी जगह से ये बैंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो एक रूल समझ में आ गया कि जब कोई रे क्या आएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के बाद क्या होगा, वो फोकस से गुजर जाएगा, जो अपवर्तन होगा उसके बाद फोकस से। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल देखते हैं हम, दूसरा रूल क्या कह रहा है उसमें कि जब कोई रे फोकस से गुजरेगा, जैसे कि यहाँ F1 से गुजारते हैं, ये एक अवतल लेंस लेते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये C2, ये F1, ये C2। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि जब कोई रे फोकस से आएगा, फोकस से आने के बाद ठीक ऑप्टिकल सेंटर के पास मुड़ेगा वो, और वो क्या होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, तो उसके पैरेलल जाएगा। ये दूसरा रूल है कि जब कोई रे फोकस से होकर गुजरता हुआ लेंस पर इंसिडेंट होगा, आपतित होगा लेंस पर, तो अपवर्तन के बाद वो क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके समांतर गुजरेगा। तो दो रूल थे। अब आते हैं तीसरे रूल पे। तीसरा रूल क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस में, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस 1, फोकस 2, ये सेंटर 2, ये फोकस 1 और ये सेंटर 1। इसमें क्या कहा गया, थोड़ा लेंस को बढ़ाना। इसमें क्या कहा गया कि जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, किससे गुजरेगा, जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जब हमारा गुजरेगा कोई रे, ये ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे गुजर रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, लौट के तो उधर आएगा नहीं, तो ये क्या होगा, अपना पथ बदले बगैर सीधा चला जाएगा, यानी कि इसके पथ, इसके रास्ते में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब कोई रे इंसिडेंट होगा और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जब गुजरेगा तो वो अपना रास्ता नहीं बदलेगा, सीधा चला जाएगा एकदम स्ट्रेट। तो ये तीन कंडीशन हो गया, किरण आरेख हो गया, इनको उत्तल लेंस से जब अभी हम इमेज बनाएंगे तो उसमें ये तीन रूल काम आएंगे। क्या तीन रूल है, एक बार हम रिपीट करते हैं, सबको रिमेम्बर हो जाना चाहिए। सबसे पहला रूल कि जब किसी उत्तल लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण, यहाँ दिख रहा समांतर जब कोई किरण आएगा तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा कि जब कोई किरण उत्तल लेंस में क्या होगा, फोकस से गुजरेगा तो अपवर्तन के बाद समांतर चला जाएगा। तीसरा कि जब कोई
आपतित किरण उत्तल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा तो वो अपना पथ या अपना रास्ता बदले बगैर सीधा चला जाएगा, यानी अपने रास्ते को नहीं बदलेगा। ये 3 कंडीशन हो गया हमारा उत्तल का। अब सेम ठीक इसी प्रकार से 3 कंडीशन अवतल का होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहाँ कहाँ होता है, किस लोकेशन पे होता है, और टोटल कितने प्रकार के इमेज फॉर्मेशन होते हैं, कितने कितने पॉइंट पर। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर जो दिखाया गया है, यहाँ इंडेक्स जो हम बनाया है उसमें क्या है कि 6 पॉइंट 6 अलग अलग स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखने से उसका जो इमेज है 6 अलग अलग स्थान पर बनता है। और इमेज का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा छोटा वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। ठीक है, नेचर कैसा होता है इमेज का वो सारा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है, और जो उसका डायग्राम है उस डायग्राम के थ्रू उसको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला कंडीशन आ रहा है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा हेडलाइन होगा उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जिसमें सबसे पहला कंडीशन आ रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखेंगे या अनंत पर रहेगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ पर 4 कॉलम है, जिसमें पहला कॉलम क्या बोल रहा है बीम की स्थिति, यानी कि जो पहला कॉलम शो कर रहा है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा वो शो कर रहा है। दूसरा कॉलम में बताया गया है कि इमेज कहाँ पर बनेगा। तीसरा कॉलम है कि इमेज का साइज कैसा होगा, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा उसका साइज कैसा होगा। और जो चौथा कॉलम है वो बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रकृति यानी कि नेचर कैसा होगा। वो साइज क्या होगा उसका, छोटा होगा, बड़ा होगा, यानी कि साइज तीसरे कॉलम में। चौथे कॉलम में प्रकृति यानी कि उसका नेचर आ रहा है, तो वास्तविक, उल्टा यानी कि रियल होगा या इन्वर्टेड होगा या इमेजिनरी होगा। तो ये सारे कंडीशन को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है कि अनंत पर रखने पर। तो हम डायग्राम से देखते हैं कि एक उत्तल लेंस लेते हैं। इस उत्तल लेंस में जो मेन एक्सिस है ऑप्टिकल सेंटर हमारा F1 और C को हम क्या लिख लेते हैं 2F2। इधर F1 इसको लिख लेते हैं 2F1, यानी कि C1 को लिख लिए हैं 2F1 और C2 को लिख लिए हैं 2F2, जिससे पहले बता चुके हैं। तो पहला कंडीशन कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर रहेगा और उस ऑब्जेक्ट को छूकर कोई बीम अनंत से कोई ऑब्जेक्ट को छूता हुआ बीम आ रहा है, इधर से अनंत से छूकर आ रहा है, और वो इस लेंस से जब गुजरता है, जब अपवर्तन होता है, तो वो क्या होता है इस ऑप्टिकल सेंटर के पास मुड़कर कन्वर्ज होकर फोकस पे आते हैं, और यहीं पर क्या बनता है इमेज बनता है। यहीं पर हमारा इमेज बनता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। पहला कंडीशन क्या कहा गया कि जब अनंत पर रहेगा तो अनंत से जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को यह रे छूता हुआ आ रहा है, और जब लेंस से गुजर रहा है, कौन सा लेंस है ये हमारा उत्तल लेंस है। तो जब उत्तल लेंस से गुजर रहा है तो इमेज कहाँ बनाता है, तो वो बनाता है फोकस यानी कि F2 पर, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। और कैसा बनता है उस इमेज का साइज कैसा होता है, तो इमेज का जो साइज यानी कि प्रतिबिंब का साइज है वो अत्यधिक छोटा, ये इसको हम कह सकते हैं बिंदु आकार का, पॉइंट साइज। और प्रकृति क्या है उसका, नेचर कैसा है। अब नेचर इससे पहले हम लोग दर्पण में भी पढ़े इमेज फॉर्मेशन में कि जब मिरर के पीछे बनता था तो आभासी और उल्टा सीधा एक्सिस के ऊपर तो सीधा, एक्सिस के नीचे तो उल्टा, एक्सिस के आगे। इस एक्सिस के ऊपर जो भी इमेज बनेगा वो सीधा, इसके नीचे बनेगा उल्टा। ठीक है, और एग्जैक्ट में जब उस लेंस के उस पार बनेगा तो वास्तविक होगा, और उस लेंस के उस पार न बनकर इसी पर, क्योंकि पारदर्शी तो लाइट पार करके उस तरफ इमेज बनाना चाहिए, लेकिन जब इस तरफ इमेज बनाएगा जो कि रियल में होना नहीं चाहिए, बट इधर इमेज जब बनाएगा तो वो क्या होगा आभासी। रियल में तो इधर क्योंकि ये पारदर्शी है तो लाइट रे को तो पार कर जाना चाहिए, इधर तो नहीं आना चाहिए रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन आभास होता है कभी कभी किसी कंडीशन में, किसी इमेज के किसी पोजीशन पे क्या होता है कि इमेज इधर न बनकर इधर बन जाता है। तो जब इधर लेंस उसी साइड बन जाता है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब वो आभासी बन जाता है। तो एक एक करके पॉइंट जब आएगा तो वो क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ फिलहाल क्या हो गया कि इमेज इस लेंस के उस तरफ बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है,
और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसीलिए यह क्या है, उल्टा है। ठीक, तो पहला कंडीशन क्लियर। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन है उत्तर लेंस के द्वारा इमेज बनने का। इसमें कह रहा है कि जब 2f1 से परे, ये जो 2f1 है इससे परे रखेंगे कि अनंत से थोड़ा, अब जब हम नजदीक लाएंगे, तो जब हम अनंत से नजदीक लाएंगे तब क्या होगा, तो हमारा कैसा बने, कहाँ बनेगा इमेज, रे डायग्राम से उसको शो करना है। इसको फिर से बना लेते हैं। तो ये हमारा लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f2, ये हो गया 2f2, ये f1 और ये हो गया 2f1। तो क्या कह रहा है कि जब 2f1 से परे रखेंगे, 2f1 हमारा यहाँ, इसके परे हम यहाँ क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और इस ऑब्जेक्ट को छूता हुआ एक रे क्या करता है, इसके पैरेलल जब आता है तो पैरेलल आने की वजह से वो क्या होगा, फोकस से होके गुजरेगा। तो वो फोकस से गुजर गया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हैं। तो कंडीशन क्या कहेगी, जब 2f1 से पड़े, जब उसके पीछे रहेगा तो जो इमेज है हमारा प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच, यानी कि ये दोनों के बीच कहीं ना कहीं बनेगा। तो हम देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। तो जब ये ऑप्टिकल सेंटर से हम गुजारेंगे एक रे को, इस ऑप्टिकल सेंटर से इसको छूता हुआ जाएगा और वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ इंटरसेक्ट करने की वजह से इमेज कहाँ बनेगा, उसका इमेज यहाँ बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पर वो दोनों रे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रे और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाला रे, वो दोनों इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा, तो यहाँ इमेज बन रहा। अब ये इमेज कैसा बन रहा है, साइज क्या है उसका, तो साइज इसका क्या है, छोटा है। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उस ऑब्जेक्ट से इमेज थोड़ा छोटा है। और नेचर, उसकी प्रकृति क्या है, तो ये भी वास्तविक है, क्योंकि लेंस के उस साइड बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, तो वास्तविक है, और एक्सिस के नीचे बन रहा है, जिस वजह से वो उल्टा है। तो दूसरा कंडीशन भी क्लियर हो गया। तीसरा कंडीशन देखते हैं विद डायग्राम। तो तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, उसके लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हमारा f2, ये 2f2, ये f1, ये 2f1 और ये ऑप्टिकल सेंटर को। तो इस कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, तीसरा जो कंडीशन कह रहा है 2f1 पर जब रखेंगे, जब हम कहाँ रखेंगे, इस 2f1 पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यानी कि जब हम यहाँ रखेंगे इसी के पास, तो जब हम 2f1 पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। इसलिए पहले टेबल तैयार कर दिए ताकि आसानी हो। इस तरह से टेबल अगर रिमेम्बर रहेगा तो डायग्राम बनाना आसान होता है। तो तीसरा, जब 2f1 पर रखें तो बन कहाँ रहा है, 2f2 पर, यानी कि यहाँ बनेगा वो, इस 2f2 पर बनेगा। अब देखते हैं इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं कि कैसे 2f2 पर बनेगा। तो सेम वही, इस एक्सिस को छूता हुआ जब कोई पैरेलल जाएगा तो यहाँ पर डाइवर्ज हो गया, क्या होगा, इस फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजरता हुआ जाएगा, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो ठीक जहां पर फोकस है हमारा 2f2 है, उस जगह जाकर इंटरसेक्ट करेगा। ये कंडीशन, तो हम स्केल से डायग्राम को बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट और एग्जैक्ट लोकेशन पे बनेगा। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन। अब इसमें भी देख सकते हैं हम, अब जब डायग्राम हमारा बन गया तो उस डायग्राम से देख सकते हैं कि इमेज का साइज क्या बनने वाला है। तो इमेज का साइज जो है वो समान साइज का, जो साइज इस ऑब्जेक्ट का है वही साइज हमारा इमेज का होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इसका नेचर देख लेते हैं, प्रकृति। तो प्रकृति क्या होगा, ये भी लेंस के उस साइड बन रहा है तो हमारा वास्तविक होगा, और एक्सिस के नीचे बन रहा है तो उल्टा होगा। तो ये तीसरा वाला भी सेम हूबहू पहले वाले की तरह, दूसरे वाले की तरह हो रहा है। अब चौथे कंडीशन पे आ जाते हैं। तो चौथा कंडीशन क्या कह रहा है, चौथे कंडीशन का डायग्राम देख लेते हैं। तो चौथे कंडीशन में है, तो पहले फिगर F2, राइट साइड वाले को 2 टर्म से नोट करना, ये 2f2, ये f1, ये 2f1।
अब क्या कह रहा है इसमें चौथे वाले कंडीशन में कि F1 तथा 2F1 के बीच, कहा F1 तथा 2F1 के बीच, ये F1 ये 2F1, तो F1 और 2F1 के बीच यानी कि इसमें कहीं पर भी अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच, तो बनेगा कहाँ इमेज उसका, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है वो बनेगा 2F2 से परे, 2F2 के हाथ बनेगा वो, उसके उस तरफ बनेगा वो, तो 2F2 से परे बनेगा और बड़ा यानी कि विवर्धित बनेगा, तो 2F2 के परे बनाते हैं इसको, ये एक्सिस को छूकर जाएगा तो ये गुजरेगा कहाँ से, यहाँ से जब वो डाइवर्ज होगा तो वो फोकस से गुजरता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर से छूकर जाएगा वो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि 2F2 से परे, 2F2 के आगे जाकर बनेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो चौथा कंडीशन था हमारा, तो चौथा कंडीशन के लिए जो इमेज है कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट के कहाँ होने की वजह से, तो ऑब्जेक्ट जब 2F1 और F1 के बीच रह रहा है तो इमेज बन रहा है 2F2 के परे बन रहा है। तो अब साइज देख सकते हैं, दिखने में भी लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट से ये इमेज थोड़ा बड़ा है, तो साइज क्या कह रहा है, बड़ा यानी कि विवर्धित है, और इसका जो नेचर है प्रकृति कैसा है, तो ये लेंस के उस साइड बन रहा है तो वो हमारा वास्तविक होगा, और एक्सिस के नीचे बन रहा तो उल्टा, तो चौथा वाला भी हमारा सेम पहला दूसरा और तीसरे के जैसा होगा, वास्तविक और उल्टा नेचर में। अब हम पांचवा कंडीशन देख लेते हैं उत्तल लेंस से इमेज फॉर्मेशन का। तो उत्तल लेंस से इमेज फॉर्मेशन का पांचवा कंडीशन है कि जब फोकस यानी कि F1 पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, F1 पर रखेंगे, तो क्या होता है, जब हम F1 पर रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर F2 फोकस दूसरा, 2F2 F1 और 2F1। तो अब बात आ रहा है पांचवा में क्या, कि जब हम फोकस यानी कि F1 पर रखेंगे, तो F1 हमारा ये है, हम इस पर क्या कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, तो वो बनेगा कहाँ, तो वो अनंत पर बनेगा, जस्ट उल्टा, पहले वाले में अनंत पर था तो फोकस पर बना, इसमें क्या हो रहा है कि जब फोकस पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। बहुत आसान सा टर्म है, टेबल याद तो डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको पांचवा वाला जो कंडीशन है, इसमें क्या है, सेम पैरेलल जाएगा तो डाइवर्ज होकर फोकस से गुजरेगा, उसके बाद जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है उससे जाएगा तो सीधा गुजरेगा, और यहाँ देखने से लग रहा है कि ये दोनों रे क्या हो रहा है कि पैरेलल जा रहा है, और पैरेलल जाके यानी कि थोड़ा सा एक दूसरे के नजदीक बेंड हो रहा है, थोड़ा सा, पूरा पैरेलल तो नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है कि वो बेंड हो रहा है, और कहीं न कहीं जाके अनंत पर वो मिलेगा, और अनंत पर मिलने से क्या होगा, इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, अत्यधिक विवर्तित, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट के तुलना में, और होगा कैसा, क्योंकि लेंस के राइट साइड ही बनेगा तो वास्तविक और एक्सिस के नीचे ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों रे एक्सिस के नीचे जा रहा है, कहीं न कहीं कट करेगा तो एक्सिस के नीचे कट करेगा, इसका मतलब कि वो उल्टा बनेगा। तो ये पांचों कंडीशन हमारा सेम वास्तविक और उल्टा वाला जो था वो क्लियर हो गया। अब जो छठा कंडीशन है वो ये सबका नेचर में रिवर्स है, यानी कि आभासी और सीधा हो रहा है। तो देख सकते हैं हम छठा वाला कंडीशन में क्या, जब F1 तथा प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये उत्तल लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर इसका F2, 2F2, F1, 2F1। अब यहाँ क्या बात हो रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच रखने का बात है, यानी कि F1 और O के बीच, यानी कि इधर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं और इमेज फॉर्मेशन उधर दिखता जा रहा है, वो भी आगे की ओर बढ़ रहा है। और जब एक ऐसा कंडीशन है कि जब बहुत ज्यादा नजदीक रख दिए तो इधर बनने का नाम नहीं ले रहा है इमेज, वापस उल्टा उसी साइड बन रहा है जिस साइड ऑब्जेक्ट रख दिए, यानी कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो F1 और O, ये O है हमारा, इस दोनों के बीच रखा है। तो जो पैरेलल ले गए तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस से गुजरेगा वो, और जो इसके
सेंटर से ले जाएंगे वो कहाँ जाएगा, इसके सेंटर से गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर से। इधर तो दूर भाग रहा, इधर तो कटने का नाम ही नहीं मिल रहा। तो अगर इसको, इस कंडीशन को अगर इधर की ओर बढ़ाया जाए, इमेजिन किया जाए, तो क्या होगा, इसका इमेज जो बनेगा, या अगर इधर बढ़ाया जाए तो ये एक्सिस और ये जो हमारा पैरेलल रे है, तो दोनों आके क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्या F1 तथा प्रकाशीय केंद्रों के बीच रखेंगे, तो जिस और बीम है लेंस के, ठीक उसी और क्या होगा, हमारा इमेज बनेगा। जो कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इमेज हमारा किस साइड बन रहा है। तो फोकस को भी बढ़ाते हैं, और जो हमारा पोल है अगर इसको हम बढ़ाया जाए आगे, ये रे को अगर हम आगे बढ़ाएं और ये वाला को भी हम स्ट्रिक्टली आगे बढ़ाएं, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा और यहीं पर कहीं इमेज बना देगा। अगर हम इसको इधर की ओर इंक्रीज कर रहे, फोकस से जो रे गुजर रहा था उसको आगे की ओर बढ़ाए, और जैसे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा उसको आगे की ओर बढ़ाए, तो वो क्या हो गया कि यहाँ कट कर रहे, यानी कि लेंस के उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट रखे, तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा और ऑब्जेक्ट से बड़ा, यानी कि आभासी हो रहा और सीधा। क्यों, क्योंकि एक्सिस के ऊपर बन रहा है। ये जो इमेज बना वो एक्सिस के ऊपर बना सीधा और बड़ा, यानी कि विवर्धित बनेगा ऑब्जेक्ट की तुलना में। तो यह हमारा उत्तल लेंस के द्वारा 6 कंडीशन आ गए इमेज फॉर्मेशन के। तो 6 कंडीशन क्लियर। तो सिंपल से इधर बढ़ता गया, अनंत पर था इधर, तो यहाँ फोकस पर, जब अनंत से आगे आगे आया, यानी कि फोकस के पीछे, तब ये दोनों के बीच। एक बार इस कंडीशन को हम शॉर्ट में रिव्यू करते हैं, 6 कंडीशन को, फिर हम उत्तल लेंस का देखेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को आगे से कर लेंगे। F1 to F1 सॉरी, और इधर F1 to F1 शॉर्टने की बात करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ अनंत पर रखे थे तो फोकस पर बना। दूसरा, जब थोड़ा अनंत से आगे बढ़ा, यहाँ आया टू F1 के परे, तो कहाँ बन गया, इस दोनों के बीच में थोड़ा वो बढ़ गया इधर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि जब इस पर आ गया तो यहाँ पर वो क्या बन गया, 2F2 पर बन गया, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कि जब इससे आगे बढ़ा, इस दोनों के बीच में आ गया, तो ये भी इधर इसके पड़े बन गया, तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन हमारा क्या आ गया कि जब चौथे कंडीशन में हम क्या कर लिए, F1 पर रख लिए, यानी कि चौथे F1 तथा F1 के बीच में। अब यहाँ पर हम इसको बढ़ा दिए इधर, पहला सॉरी ये तो दूसरा कंडीशन हो गया ना, पहला अनंत पर था, ये तीसरा, ये चौथा, ये भी दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पांचवा कंडीशन क्या हो गया कि जब F पर आया तो यहाँ पर कहाँ बन गया, जब इधर F पर आया तो इसमें कहाँ बना, तो ये F2 और F2 और यहाँ जो 2F2 और F2 जो है, तो पांचवा कंडीशन पे जब हमारा फोकस पे आया तो जस्ट पहले वाले का उल्टा, जो पहला अनंत पे था तो फोकस पर बना, और इसमें जब फोकस पर ले आया तो कहाँ बन गया, अनंत पर बन गया। ठीक है, इन्फिनिटी पे बन गया, अनंत पे बना, पांचवा कंडीशन। और छठा कंडीशन कि जब इस दोनों के बीच रखें तो जो हमारा इमेज था वो यहीं कहीं बन गया, छठा कंडीशन। तो सब को एक बार रिव्यू कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा। उत्तल वाला इमेज फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं अवतल वाले पे। तो इसमें हम लोग कंडीशन रे आरेख तो हम देख लिए थे, एक बार फिर से रे आरेख का बात करते हैं। क्या था रे आरेख, अवतल का भी सेम था, उत्तल की तरफ। पहला कंडीशन था कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। कंडीशन क्या था कि जब कोई रे पैरेलल आएगा तो वो फोकस से गुजर जाएगा। ये पहला रूल था रे आरेख खींचने का। दूसरा रूल क्या था, जब किसी अवतल लेंस से ये F2 और ये 2F2, ये F1, ये 2F1। और दूसरा कंडीशन क्या था कि जब कोई रे फोकस से
यानी कि जो फोकस है इस फोकस की ओर आएगा वो क्या होगा, इस एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। यानी कि रियल में तो फोकस के पास पहुंचेगा नहीं क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो फोकस पर जो दूसरे फोकस से होकर आएगा या दूसरे फोकस की तरफ आता जो रे प्रतीत होगा वो इस एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चला जाएगा। ये दूसरा रूल था। और जो तीसरा रूल था हमारा ऑप्टल लेंस में, ऑप्टिकल सेंटर ये F2, ये 2 F2, ये F1, ये 2 F1। दूसरा रूल था कि जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा तो वो बिना रास्ता बदले सीधा चला जाएगा। ये 3 रूल था रे किरण आरेख था अवतल दर्पण द्वारा इमेज फॉर्मेशन का। अब इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन पहला कंडीशन क्या है कि जब अनंत पर रहेगा तो हम एक अवतल लेंस ले लेते हैं। इस अवतल लेंस में क्या कर रहे हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर वो है हमारा, ये F1, ये हमारा F2, ये 2 F2, ये F1 और ये 2 F1। कंडीशन क्या है कि जब कोई अनंत पर आएगा तो अनंत से छूता हुआ कोई रे इसके पैरेलल आएगा, इधर भी अनंत से छूता हुआ पैरेलल आएगा। तो ये बहुत एक्चुअल में क्या होगा, डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज करके इधर रे को भेज देगा, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से डाइवर्ज रे हो जाएगा। लेकिन जब उसको इमेजिनरी इधर की ओर बढ़ाया जाएगा तो वो क्या होगा, इस फोकस यानी कि F1 पर इमेज बनेगा। यानी कि फोकस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेज में प्रतिबिंब में कि फोकस हमारा F1 पर बनेगा। यानी कि जब अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका इमेज F1 पर बनेगा और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। और नेचर कैसा होगा इसका, तो दर्पण किसी साइड बन रहा है तो आभासी होगा और एक्सिस के ऊपर बनेगा तो सीधा, तथा लिख सकते हैं तथा सीधा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का। इसमें दूसरे कंडीशन में जब हम कहाँ रखेंगे, अनंत और प्रकाशिक केंद्र, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ऊपर, इस दोनों के बीच जब हम रखेंगे अनंत और प्रकाशिक केंद्र पर, तो जो उसका इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा हमारा, तो पोल और फोकस के बीच बनेगा। यानी कि हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, पोल यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F2, ये 2 F2, ये F1, ये 2 F1। तो बात हो रहा है कि कहीं पर भी रखा जाए अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं तो क्या होगा, इसके पैरेलल जो जाएगा तो डाइवर्ज हो जाएगा। और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा तो सीधा चला जाएगा। तो इस कंडीशन में दोनों को कभी मिलने वाला नहीं है। तो अगर इसको इधर की ओर बढ़ाया जाए, जो फोकस के पास आएगा, तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पर करेगा, तो यहाँ पर इमेज बनाएगा, यानी कि F1 और O के बीच बनेगा। तो जो इमेज बनेगा हमारा वो F1 और O के बीच, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। और साइज क्या होगा, तो साइज इसका छोटा होगा, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, तो नेचर सेम आभासी तथा सीधा, क्योंकि ये एक्सिस के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो इस नॉर्मल लेक्चर में लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन लेंस का जो टाइप था, दोनों टाइप पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर है और इस रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन चैप्टर का लास्ट लेक्चर, इसमें साइन कन्वेंशन लेंस का और लेंस का जो फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, उसके थ्रू कुछ न्यूमेरिकल